सो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो लेक्चर्स है, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? तो रेजिस्टिविटी के बारे में सीखेंगे। रेजिस्टिविटी जो हर एक मटेरियल की अलग अलग रहती है। आज के लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस हम अलग अलग टाइप के रजिस्टर के बारे में सीखेंगे, और उसके बेस पे 2-3 न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। ओके, तो जो भी डिफिकल्टी हो तो अपने आवाज पहले तो सभी स्टूडेंट म्यूट कर देना प्लीज। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप साइन दिखा सकते हो, राइज हैंड कर सकते हो। मैं यहाँ से आप सभी की आवाज म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। गुड। सो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। पहले तो अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या क्या होती है। तो मेनली आपको पता है कि 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वी कैन डिवाइड द मटेरियल्स इन द 3 पार्ट्स: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। देखो बच्चों, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एमपी टॉपिक नहीं है। लेकिन रेंज जो उसकी होगी वो याद रखो, एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, एडवांस के एमसीक्यू में, जनरली मेंस के एमसीक्यू में भी काफी बार आ सकते हैं। ओके, सो कंडक्टर्स, जिसको हम जनरली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। तो उसकी जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी की रेंज में लिखता हूँ बच्चों कि रेंज जो होती है रजिस्टिविटी की रेंज, वो कितनी होगी बच्चों? तो 10⁻⁸ ohms इंटू मीटर टू। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस याद रख लेना ये वैल्यू, ये रेंज याद रख लेनी है। कंडक्टर की रेंज होती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम इंटू मीटर, विच इज वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस। ओके, ये किसकी रेंज है? रजिस्टिविटी की रेंज है बच्चों, रजिस्टिविटी। तो मेटल्स जो होते हैं, कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं मेटल्स के, सोडियम हो सकता है, वो मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकते हैं। ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? एकदम लो होगी, और उसकी रेंज है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। तो resistivity of the matter और कंडक्टर इज वेरी लो। ओके, मीन्स व्हाट? क्योंकि वो कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच के मटेरियल, लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। बेसिकली वो एक टाइप के रजिस्टर होते हैं, यानी कि एक इंसुलेटर जैसे होते हैं। लेकिन आप यदि उसको टेम्परेचर दो, प्रोवाइड करो, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करो, तो वो क्या हो जाएंगे? मेटल जैसे हो जाएंगे। तो एज कम्पेयर टू उसकी जो भी रेंज होगी, रेजिस्टिविटी की रेंज ऑलमोस्ट इंसुलेटर जितनी होगी स्टार्टिंग में। ओके, जब उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी डॉप नहीं की होती है। अब बोलोगे सर इम्प्यूरिटी मीन्स व्हाट? तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर, ओके, पार्ट 2 के अंदर सेमीकंडक्टर वाले जो चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर आप ये जो डोपिंग मेथड्स होती है वो आप डिटेल्स के अंदर सीखोगे। अभी यहाँ खाली आपको उसकी रेंज याद रख लेनी है। तो सेमीकंडक्टर की जो रेंज होगी, रजिस्टिविटी की रेंज, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी की जो रेंज होगी वो होती है बच्चों 10⁻⁻4, which is almost equivalent to metals, to 10⁻³ ohms into मीटर। तो आप देखोगे यहाँ जो वेरिएशन है वो अलग टाइप का, क्योंकि यहाँ तो क्या था, तो सारी वैल्यू माइनस के अंदर, यानी कि बहुत कम वैल्यू थी। यहाँ रेंज बहुत बड़ी है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये जो वैल्यू है 10⁻⁻4, वो कब होती है? जब सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम कोई भी डॉपिंग डालते हैं। ये आप टेंशन मत लो, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, सॉरी पार्ट 2 का एक चैप्टर का टॉपिक है जो डिटेल्स के अंदर आता है। उसमें पूरे एक लेक्चर हो जाता है, खाली एक नहीं 4 लेक्चर हो गए खाली सेमीकंडक्टर में। ये जो अभी मैं ये टॉपिक जो समझाऊं सेकंड नंबर का, उसको समझाने में, तो अभी खाली आपको ये याद रख लेना है। रेंज होगी 10⁻⁻4 ओम मीटर टू 10⁻³ ओम मीटर। ओके, अब इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का आपको पता ही है कि वेरी हाई रजिस्टर होता है, उसका रजिस्टिविटी एकदम हाई होगी, और उसकी जो रेंज होगी, रजिस्टिविटी की रेंज इसकी, इंसुलेटर की, वो होती है 10⁻⁴, 10⁻⁴ टू 10⁻17
ओम मीटर। आप देख सकते हो बहुत वेरी हाई रेजिस्टिविटी है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब कुछ सारे एग्जाम्पल है। ग्लास, रबर, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। ओके, प्योर वाटर भी उसका एक एग्जाम्पल है, प्योर वाटर। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ तीनों तीन टॉपिक: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जो जनरल मेटल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल, उसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होगी वो वेरी हाई होगी, सॉरी वेरी लो होगी। सेमीकंडक्टर तो उसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होगी 10⁻⁻⁴ ओम मीटर। ये वन टाइप ऑफ द मेटल जैसा बिहेव करेगा जब कोई मिक्सर होगा उसके अंदर, लेकिन वो जब प्योर फॉर्म में होगा तो एक टाइप का इंसुलेटर तरीके बिहेव करेगा, जिसकी वैल्यू होगी इंसुलेटर जितनी। लेकिन इंसुलेटर की जो रेंज होगी वो है 10⁻⁴ ओम्स टू 10⁻⁴ ओम मीटर टू 10⁻⁻+17 ओम। ये है इंसुलेटर की रेंज। याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अदरवाइज मैं आपको ये जो लेक्चर्स है उसकी पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ। ओके, टॉप टेम्पलेट बन गई है। अब एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ये लेक्चर्स ऑफिशियली। तो रजिस्टर मीन्स व्हाट? आपको पता है कि आपने कोई भी डिवाइस होगे उसको खोले होगे तो अंदर रजिस्टर देखे हो। तो रजिस्टर ऑलमोस्ट दो टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स है: वायर बाउंड रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टेंस। वायर बाउंड एंड कार्बन रेजिस्टेंस। जो वायर बाउंड रजिस्टर है वो पहले के टाइम में जनरली यूज होते थे। क्या होगा कि सिंपल चीज है, आपको पता है कि रजिस्टर का एक फॉर्मूला था रोला। मीन्स व्हाट, मैं ये वायर की लेंथ इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो मैं वो मटेरियल, वो फॉर्मूला का यूज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करूंगा। मीन्स व्हाट, यदि मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं ज्यादा वायर इसके अंदर क्या करूंगा, अटैच कर लूंगा। तो एक प्रॉब्लम ये थी वायर बाउंड रेजिस्टेंस के अंदर, पहले तो किससे बना होता है, तो एलॉयस से बना होता है। ये जो मटेरियल्स होता है वायर बाउंड रजिस्टर, वो एलॉयस एलॉयस लाइक आप समझ सकते हो निक्रोम एंड मैंगनीज। निक्रोम एंड मैंगनीज, ये दो मटेरियल से ये वायर बाउंड रजिस्टर बना हुआ होता है। ओके, ये दो मटेरियल से वायर बाउंड रजिस्टर्स बना होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एक प्लस पॉइंट ये है उसका, इट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, उसकी रजिस्टिविटी होगी आर रो सॉरी रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ये उसका प्लस पॉइंट है, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी कि उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती नहीं है। चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज करो उसके रजिस्टर में कोई चेंजेस होगा नहीं। ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी हम यूज नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या? तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि मुझे ये जो रेजिस्टेंस हो गया ना उसके एकदम लो वैल्यूज मिलती है। यानी कि लो रेजिस्टेंस आपको चाहिए, एकदम लो लेवल का, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप वायर बाउंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। लेकिन यदि आपको हाई लेवल का रेजिस्टेंस चाहिए, वैल्यूज ज्यादा चाहिए, तो वी कैन नॉट यूज वायर बाउंड रजिस्टर। ये उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यदि समझ लो कि मुझे इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो एकदम लो होती है, अब यदि मुझे हाई रेजिस्टेंस बनाना है, वैल्यू बढ़ानी है वायर बाउंड रजिस्टर, तो मुझे बहुत ज्यादा वायर लगाने की जरूरत पड़ेगी और वो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, अनपॉसिबल। यानी कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम उसको हाई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करें, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी एकदम लो होगी। यदि हाई बनाना है, ज्यादा रजिस्टर, आप आपको पता हो तो देख लो कि पहले के जमाने में जो कंप्यूटर्स होते थे उसकी साइज बड़ी बड़ी होती। उसका मेन रीजन ये था कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज होता था वो वायर बाउंड रजिस्टर होता था। इसके लिए उसमें जो साइज का जो दिक्कत होती थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसको ओवरकम करने के लिए आ गया मार्केट के अंदर कार्बन रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं दिया था, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आपके सिलेबस में खाली कार्बन रजिस्टर्स ही दिया हुआ है। तो कार्बन रजिस्टर क्या है, एकदम छोटा सा, शायद आपने पिक्चर्स के अंदर देखते होगे कि देखा ही होगा इसने आपने इस टाइप का रजिस्टर। ये जो रजिस्टर होता है इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि वो एकदम वेरी स्मॉल साइज का होता है। आप किससे बना होता है वो तो पता ही है कि कार्बन से बना होगा, लेकिन ये जो साइज है उसकी वो एकदम स्मॉल होगी। तो स्मॉल डायमेंशन साइज उसकी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो स्मॉल डायमेंशन इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस
कार्बन कंपाउंड मींस व्हाट, आपको छोटे से छोटे डिवाइस के अंदर यदि रजिस्टर की जरूरत पड़ रही है तो ये रजिस्टर उसमें वेरी हाई रजिस्टर्स बन के उसको इसके अंदर यूज कर सकते हो आप। सो स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल साइज इज द वेरी मच बिग पॉइंट फॉर द कार्बन रजिस्टर। सेकंड थिंग्स कि हम ऐसी छोटी सी साइज के अंदर, एकदम छोटी साइज होती है, आपने यदि देखा होगा तो पता होगा, तो एकदम ऐसी छोटी सी साइज में भी हम वेरी लार्ज रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस will be created by this carbon compound, so it is also plus point of this resistor. ओके, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो एक ही नेगेटिव पॉइंट है, तो वो वेरी एक्सपेंसिव है। ओके, वो महंगा है, वही उसका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट है उसके। ओके, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये उसका नेगेटिव पॉइंट। क्लियर, वायर बाउंड रजिस्टर्स में कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ आपको कलर्स कोडिंग देखेंगे। अब कलर क्या है, कलर का मीनिंग है कि वो एक वैल्यूज दिखाता है उस रजिस्टर की, उसकी रजिस्टिविटी दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको समझाता हूँ, चलो कलर कोडिंग उसके। यहाँ तक यदि कोई डाउट डिफिकल्टी ना हो तो मैं आगे बढ़ू। यदि किसी को डाउट डिफिकल्टी कैन राइज योर हैंड। ओके, थंब दिखा दो तो मैं आपको आपको अनम्यूट कर दूं। ओके, कोई डाउट डिफिकल्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यदि किसी को हो तो बोल देना मुझे। है किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी अभी? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ये कलर कोडिंग क्या है, वो कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसके थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल है। तो पहले तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस राइज होना चाहिए माइंड में बच्चों, कि व्हाई वी यूज दिस कलर कोड, ऐसा कलर का क्यों यूज हुआ। सर हम डायरेक्टली उसमें ऊपर लिख नहीं सकते कि इतनी रजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टेंस है उसकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इतना है, नहीं बच्चों, उसका डायमेंशन बच्चों इतना छोटा होगा, कम होगा, कि यदि हम लिखेंगे भी उसकी वैल्यू, समझ लो कि ये रजिस्टर है example 4, तो आप देखोगे कि यहाँ कुछ लिखा है, दिख रहा है सभी को 10 वॉट 10 आर जैसा कुछ लिखा है कोडिंग। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है उसमें यदि आप लिखने जाओगे तो आप देखोगे कि उसकी जो साइज होती है उतनी छोटी होगी, जिसमें कुछ लिखा होगा वो आपको देख नहीं पाएगा, यानी कि इट्स नॉट रीडेबल, वो रीडेबल नहीं होगा, आप उसको कलर के बेस पे ही पहचान सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी यूज द कलर कोडिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो पहला पॉइंट आपको माइंड में आना चाहिए क्वेश्चंस कि व्हाई वी यूज, क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ सकते हैं, व्हाई वी यूज द कलर कोडिंग, बिकॉज द साइज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज very small, so it cannot readable, it cannot readable, so that's why we use color coding. कोई डाउट डिफिकल्टी? श्योर, तो आगे बढ़ते हैं, कलर कोडिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूँ, समझ लो कि ये कार्बन है, सॉरी कार्बन कंपाउंड है, उसमें 4 ऐसे कलर्स हो गए, 1 2 3 4, उसमें अलग अलग वैल्यू होगी सभी में से। अब समझ लो बच्चों कि ये जो वैल्यूज होती है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, वो आपको क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन समझ में आ जाएंगे जैसे हम वैल्यू बेस सॉल्व करेंगे तब। थर्ड नंबर जो थर्ड कलर होता है एंड 4 कलर होता है, ये बताएगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि वैल्यू बताएंगे, जैसे 24, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर आपको वो कलर कोडिंग दिखाएगा। थर्ड नंबर है वो डेसिमल की मल्टीपल्स बताएगा। थर्ड नंबर जो है वो क्या बताएंगे, डेसिमल मल्टीपल्स, डेसिमल मल्टीपल यानी कि इनटू 10 क्या होगा, एक मिनट, ओके
10⁻⁴ जो वैल्यू होगी 10⁻², 10⁻3, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर डेसिमल मल्टीपल्स दिखाएगा। और ये जो 4 नंबर का होगा वो टॉलरेंस यानी कि एक टाइप कैसे बोल सकते हो, चेंजेस, प्लस माइनस जो हम बोलते हैं ना वो टॉलरेंस दिखाएगा, परसेंटेज चेंजेस प्लस माइनस, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है ऐसा। अभी आपको शायद 9-10% ही समझ में आया होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे पॉसिबल है ये। फर्स्ट याद रखो खाली कि फर्स्ट सेकंड नंबर सिग्निफिकेंट फिगर दिखाता है आपको, थर्ड नंबर जो है वो डेसिमल मल्टीपल्स दिखाता है, फोर्थ नंबर आपको वेरिएशन, जिसको वेरिएशन भी बोलते हैं, टॉलरेंस आपको ना याद रहे तो ऐसे बोल सकते हैं वेरिएशन। ओके, अब वो कैसे, कौन सा, जैसे ये कलर है तो इसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, हर एक अलग अलग कलर का अलग अलग कोड होगा उसके नंबर के बेसिस पे। क्या है तो वो टेबल्स देख लो, यदि आपको टेबल्स दिख रहा है सभी को, तो टेबल्स में आप देख सकते हो कि कलर्स है उसके नंबर से, जैसे 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड, जो क्या बोल सकते हो उसमें जो बॉन्ड होता है, कोएक्सियल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड, उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड है ये नंबर्स दिखाता है। ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से कोड है, कौन सा कलर है उसका कौन सा कोड है। थर्ड नंबर आपको मल्टीपल्स दिखाएगा, यानी कि आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है। और फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ नंबर वो आपको वेरिएशन दिखाएगा, उसमें बहुत लिमिटेड कलर है, खाली 3 कलर यूज हो गए वेरिएशन में, गोल्ड, सिल्वर एंड 9 कलर। यहाँ तक आपको याद रख लेना है। अब बोलेगे सर कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको एक हिंट दिखा देता हूँ। देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, याद रखने के लिए मैं आपको एक हिंट दिखा देता हूँ। बीबी रोइस नाम का एक अंग्रेज था, बीबी रोइस नाम का अंग्रेज था, वो बॉम्बे जाना चाहता था, तो वो गया कहाँ, बॉम्बे। कहाँ से गया, तो गेटवे ऑफ इंडिया से, वाया गेटवे ऑफ इंडिया। बॉम्बे जाने के लिए उसको वाया यानी कि कौन सा लेना पड़ा बीच में, वाया गेटवे ऑफ इंडिया। तो बीबी रॉयस जो अंग्रेज था वो कहाँ गया, गोज टू बॉम्बे, गोज टू बॉम्बे। कहाँ से, तो वाया गेटवे ऑफ इंडिया, वाया गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बी बी रॉयस, तो बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे, यहाँ जी मेन वर्ड है, गोज टू बॉम्बे, बॉम्बे, बीबी रॉयस गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ, वाया गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर, बीबी रॉयस गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ लेना, बाद में पैम्पलेट से उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्स में समझाया हुआ है, टेंशन मत लो आप। ओके, अब कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये लास्ट जो है वो आपको वेरिएशन दिखाएगा। टेंशन मत लो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल लूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। गोल्ड, सिल्वर, 9 कलर, तो गोल्ड सिल्वर के लिए 5%, 10% एंड 20%। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये मैंने नीचे लिया हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। चलो, ये आपका कार्बन कंपाउंड है, उसकी वैल्यू कितनी वो हमें फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा, समझ लो, मैं आपको अपने हिसाब से लेता हूँ कि एक कार्बन कंपाउंड है, ओके, उसमें 4 बैंड है अलग अलग कलर्स के, ये 4 है, उसमें समझ लो मैं अलग अलग कलर्स लिख देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट है उसका कलर समझ लो कि ब्लू है, ये जो है उसका कलर रेड है, अभी मैं बना नहीं सकता लेकिन आप समझ लो अपने हिसाब से। ये है येलो और ये है गोल्ड। तो इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या डालना है, आंसर लिखना है, ये टेबल का यूज करके। टेबल आपको याद ही होगा बच्चों, कैसे, तो ब्लू कलर्स जो है, ब्लू कलर से
ब्लू कलर कहाँ है, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ नहीं। ब्लू कलर है यहाँ, यहाँ। तो ब्लू कलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6, ब्लू कलर की जगह 6। रेड कलर कितने हैं, रेड की कोड क्या है, रेड यानी कि 2, यहाँ लिखूंगा 2। पहले जो नंबर्स हो गए फर्स्ट एंड 2 नंबर्स, उसमें आपको डिजिट लिखने हैं ऐसे। अब थर्ड नंबर होगा वो मल्टीपल्स में होगा, आपको पता है मैंने आपको यहाँ समझा दिया था। ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है तो उसमें ऐसे लिख दो डायरेक्टली, थर्ड नंबर मल्टीपल्स लिखो। तो थर्ड नंबर का कलर क्या है, येलो, रेड का मैंने 2 लिखा, इनटू येलो कलर का कोड क्या है बच्चों, तो येलो। अब थर्ड नंबर यानी कि यहाँ देखना है 10⁴, 10⁴। ये येलो की वैल्यू लिखी। अब गोल्ड की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस और माइनस लिख देना है आपको। गोल्ड की वैल्यू में प्लस और माइनस, गोल्ड तो गोल्ड में वेरिएशन कितना था, 5%। ये आपको जो रजिस्टर्स आपने फिगर्स के अंदर देखा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई। क्लियर। तो अब हम दूसरा एक वैल्यू देखते हैं। रेड का आपने कलर देख लिया, चलो रेड क्या है, रेड का कोड क्या है, तो रेड का एक फर्स्ट सेकंड में हो तो 2 और थर्ड में नंबर में हो तो 10⁵2। तो यहाँ तीनों के 3 रेड है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 है तो 2, सेकंड नंबर में 2 इनटू रेड और है तो 10⁵2 प्लस और माइनस सिल्वर। तो सिल्वर का कौन सा कोड है, सिल्वर का बच्चों 10%। सिल्वर का कोड है 10%, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10%। ये हुई उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, पीछे ohms लिख देना है। ओके, कोई डाउट डिफिकल्टी, श्योर? यदि हो तो बोलो। चलो ये जो सेकंड नंबर है ना वो आपको खुद करना है, सेकंड नंबर आपको खुद करना है। येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। ओके, होमवर्क सॉरी मुझे मैसेज कर देना जिसका जो आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो ये, उसका आंसर मुझे। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इन्वॉल्वमेंट 100% आपको चाहिए इस लेक्चर्स के अंदर। क्यों, एक ऐसा टॉपिक है जनरली जो 90% स्टूडेंट स्किप करते हैं, 90% 80% टीचर स्किप कर देते हैं। और दूसरा ऐसा होगा कि ये जो टॉपिक है वो इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे आप एनसीईआरटी में से यदि पढ़ोगे ना इस टॉपिक में तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं आपको एकदम स्वीट एंड शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर और ऐसे समझाऊंगा कि जिससे आपको तुरंत माइंड में घुस जाएगा। और मैंने पैम्पलेट में भी वही जैसे जी मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही मैंने समझाया हुआ है। ओके, कोई डाउट है? 1 मिनट, एक साधु कपड़ू लाइन है ક્યારનો માગું છું યાર, અવાજ આવે છે તારામાં? 1 મિનિટ ચાલુ રાખજો બેટા। किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है ना तो कंटिन्यूस करो, क्योंकि बीच में किसी ने राइज हैंड किया था इसलिए। ओके, सो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में ये टॉपिक है। रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस से टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में ये टॉपिक है। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि पहले तो मेन चीज तो टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होगा। तो पहले तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ओके, कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रोला, मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आगे के टॉपिक्स के अंदर, याद हो बच्चों तो, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन NE स्क्वेयर टाउ। ये फॉर्मूला हमारे लिए ये मेन सेंटर होगा ये, क्योंकि क्या होगा कि ये फॉर्मूला के आसपास ही हमें कुछ सब कुछ समझाना है और एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखो रेजिस्टिविटी की सॉरी टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी के ऊपर जो इफेक्ट होती है वो हर एक मटेरियल में अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि
टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी हर एक मटेरियल में, ऐसा नहीं है। हर एक मटेरियल में वो अलग अलग होती है जनरली। जैसे आप देखो कि कंडक्टर में उसका इफेक्ट अलग होगी और इंसुलेटर में अलग, सॉरी सेमीकंडक्टर में उसकी इफेक्ट अलग अलग होती है। तो आप देखोगे कि हर एक मटेरियल जो है वो उसकी एक स्पेसिफिक एक फॉर्मूलास होता है, स्पेसिफिक मेन एक टर्म्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से उसकी इफेक्ट अलग अलग होती है। तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में जो एम है वो क्या है, तो मास है। तो मास तो कांस्टेंट है, किसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है। ई की वैल्यू क्या है, यहाँ ई दिख रहा है वो, तो वो भी फिक्स वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁹। ये भी फिक्स है 9131। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, तो बच्चों एन एंड टाउ। अब वो एन एंड टाउ क्या है वो देख लेते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं मटेरियल में से, उसकी वैल्यू है। और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ की वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम पता है ना आपको सभी को, दो कोलिजन्स होते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है उसके, इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो मैं आगे टॉपिक में जाता हूं कि कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। याद रखो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अब वो बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो बच्चों आपको पता है कि जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया कंडक्टर के अंदर, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था तब इलेक्ट्रॉन्स थे वो फास्ट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखो बच्चों, कंडक्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंडक्टर के अंदर मैंने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, तो दो चीज हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फास्टली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते। जैसे यहाँ से यहाँ ये रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो पहले समझ लो कि एक सेकंड लग रहा था या 2 सेकंड लग रहा था, अब वो टाइम समझ लो 0.5 सेकंड लग रहा है। मीन्स व्हाट, ये जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। सिंपल चीज है, स्पीड क्यों इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो ये टाइम जो है वो कम होगा। यहाँ ये लिंक समझ में आनी चाहिए बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि फास्ट हो रहा है तो बोलते रहना। क्या हुआ, क्या किया मैंने, पहला तो कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर यदि मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। और स्पीड इंक्रीज होगी तो ये टाइम है वो घटेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये रिलैक्सेशन टाइम्स जो होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। तो यहाँ दूसरा है एन, जो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट। दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये तो हमने पक्का नक्की डिसाइड कर लिया कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो एन की वैल्यू में क्या होगा चेंजेस, तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। क्यों, सिंपल चीज है, टेम्परेचर दिया तो हम वो अपने जो फ्री स्टेट में आ जाएंगे, या फ्री स्टेट में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते ही है, लेकिन फिर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी थोड़े बॉन्डिंग में थे वो फ्री हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहाँ इंक्रीज होगा। तो आप बोलोगे सर अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो दो चीज हुई, एन जो है वो इंक्रीज हुआ और टाउ डिक्रीज हुआ, तो कौन सी वैल्यू के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल तो एक डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों कि एन की जो वैल्यूज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन जो मूव स्टार्ट हुए सो टेम्परेचर की वजह से फ्री हुए। अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि कंडक्टर्स जो होता है ना, कंडक्टर्स
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा यानी कि आप बोलोगे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के अंदर मैं यदि समझ लो 10 से 12 या 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या कोई चेंजेस होगा? सिंपल चीज है कि एक बड़ा सा तालाब है, उसके अंदर एक पानी का लोटा भर के मैं अंदर डाल रहा हूं, तो इट विल नॉट चेंज एनी इन वाटर लेवल। मीन्स व्हाट, ये इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट वो उसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत छोटे थे, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, अनसिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो समझ लो ये जो ऊपर के टॉपिक में एन निकल गया तो बचा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम इफेक्ट करेगा क्योंकि वो ये 10⁻29 सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इफेक्ट होता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसका जो पावर होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो मोर इफेक्टिव होने की वजह से ये जनरली क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट यानी कि इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव है, ये नॉन इफेक्टिव यानी कि इसकी इफेक्ट को हम कैंसल आउट कर देंगे, तो हम खाली देखेंगे क्या, टाउ का चेंजेस। तो आप देखोगे कि रो का फॉर्मूला था, रो का फॉर्मूला रो प्रोपोर्शनल टू 1/n इंटू टाउ लिख सकते थे। अब ये मैंने निग्लेक्ट कर दिया, तो अब देखते हैं तो टाउ यदि डिक्रीज हो रहा था तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चों टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। तो मैंने यहाँ एक मस्त स्टेटमेंट में समझा रहा हूं कि टेम्परेचर पहले मैंने इंक्रीज किया तो कंडक्टर के अंदर, अब मैं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ लो। टेम्परेचर यदि मैंने इंक्रीज किया, जो एनसीईआरटी में खाली जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको इन डिटेल में गया। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट खाली याद होना चाहिए। क्या, तो टेम्परेचर यदि मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एन भी इंक्रीज, एन में चेंजेस हुआ और टाउ में चेंजेस हुआ, लेकिन ये जो वैल्यू थी वो ज्यादा इफेक्टिव थी, तो इसकी वैल्यू को हमने निग्लेक्ट किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या चेंजेस हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, स्पीड बढ़ी इसीलिए। और रिलैक्सेशन टाइम यदि डिक्रीज होगा तो बच्चों रेजिस्टिविटी रो इंक्रीज होगी, तो रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है। फॉर कंडक्टर क्या लिखना है स्टेटमेंट के अंदर बच्चों, फॉर कंडक्टर if we increase the temperature then relaxation time will be decreased, as we know that the number of electron is also increase but it is not significant, so that's why we neglect each. So finally relaxation time will be decreased, and relaxation time, after relaxation time decreasing, the resistivity of the conductor will be increased. Clear? तो यदि हमने फाइनली ये चेंजेस लिया कि टेम्परेचर जैसे मैंने बढ़ाया कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिक्रीमेंट आया, यानी कि वो डिक्रीज हुआ। तो आप उसका जो ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का, तो वो ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो। एक मिनट हो बच्चों, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, हाँ भूल से मैंने यहाँ डिक्रीमेंट लिख दिया, इंक्रीमेंट होगा। क्यों, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, टाउ डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी तो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। तो बच्चों रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी इंक्रीज एज वी इंक्रीज द टाइम, सॉरी टेम्परेचर। क्लियर? इस टॉपिक में कोई डाउट डिफिकल्टी में वापिस फटाफट समझा देता हूँ, ध्यान दो बच्चों। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, फटाफट मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, इसलिए कम टाइम में कोलिजन होगा, सक्सेसिव कोलिजन होगा, तो टाउ डिक्रीज होगा, तो एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, एन नॉन सिग्निफिकेंट है। सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो हमें तो खाली ये दोनों का ही लेना था कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या है फॉर कंडक्टर,
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, सिमिलरली सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चों, चलो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्यों, फटाफट मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान दो कि सेमीकंडक्टर मींस व्हाट, वन टाइप ऑफ द, ये एक टाइप का इंसुलेटर ही होता है पहले तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़े हैं, तो कार्बन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होते नहीं है। किसके अंदर बच्चों, सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो गए, नए इलेक्ट्रॉन, वो वेरी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं। अब सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि एक लोटा है जिसके अंदर कुछ पानी है ही नहीं, अब मैं उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा डालूंगा तो लोटे की कुछ इफेक्ट नहीं होगी, ज्यादा इंक्रीमेंट किसका है, पानी डाला मैंने। तो यहाँ भी वैसा था कि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम थे, तो एन का जो इंक्रीमेंट हुआ वो वेरी लार्ज स्केल में हुआ। मीन्स व्हाट, इस केस के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू ज्यादा इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंक्रीज हो गए, जो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि जो पहले के इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, निग्लिजिबल वैल्यू, यानी कि इसकी कोई इफेक्ट होगी नहीं, तो यानी कि इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। और नॉन सिग्निफिकेंट यानी कि उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, तो हम अब ध्यान देंगे खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला में आपको प्रोपोर्शनलिटी पता हो तो n इंटू टाउ ऐसा था। अब यहाँ रिलैक्सेशन टाइम को निग्लेक्ट किया तो आप देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, टेम्परेचर इंक्रीज करने से n की वैल्यू इंक्रीज होती है, और n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो आप बनाओ तो कुछ इस हिसाब से बनेगा, ये होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और ये होगा टेम्परेचर। बोलो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी। सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में क्या था बच्चों कि टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ज्यादा रेजिस्टिव हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में उल्टा, कि टेम्परेचर यदि मैंने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम एन को देखेंगे तो एन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो सिंपल चीज है, टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। बोलो कोई डाउट डिफिकल्टी इसमें। एक मिनट हो बेटा, महेंद्र, एक मिनट बेटा, बोल बेटा महेंद्र। कहाँ चला गया है, अनम्यूट किया। किसी और को कोई डाउट डिफिकल्टी है तो अदरवाइज कंटिन्यूस करूँ लेक्चर। ओके, नाउ एलोइस के लिए क्या होगा चेंजेस। एलोइस यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलोइस यानी कि आपको पता है कि इसके अंदर मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है, सब कुछ होता है, जनरली मेटल्स के मिक्सर होते हैं। एलोइस स्पेशली फॉर निक्रोम्स एंड मैंगनीज में क्या होगा बच्चों, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो दो चेंजेस होगा उसमें, सॉरी, एक तो रिलैक्सेशन टाइम और एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होगी,
यहाँ ऑलरेडी ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ना कम होते, यहाँ क्या होते इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मीडियम्स में होते। मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नए जनरेट होंगे वो इफेक्टिव होगा और रिलैक्सेशन टाइम भी इफेक्टिव होगा, यानी कि टाउ भी सिग्निफिकेंट है, यानी कि उसकी भी इफेक्ट होती है मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर की, और यहाँ एन की भी क्या होगी इफेक्ट होगी। प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों की रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था 1/n इंटू टाउ, तो टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है, एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। अब ये दोनों यहाँ क्या है इफेक्टिव है, यानी कि दोनों के ऊपर दोनों की इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आफ्टर ऑल रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। मीन्स व्हाट, अब समझ लो +10 और -10 किया तो फाइनली आंसर क्या आया 0। रेजिस्टिविटी इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ रेजिस्टिविटी स्टेबल रहेगी बच्चों, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होती नहीं है। हाँ स्लाइटली वो चेंजेस होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है, लेकिन वो एकदम स्लाइटली, ज्यादा नहीं। ओके, सो एलॉयस में टेम्परेचर में कोई इफेक्ट होती नहीं है, तो इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन क्या होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिव विल बी कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली जब मैं करते हैं तो आप पता चलेगा कि स्लाइटली वो क्या होता है थोड़ा इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स थे, तो इसका मैंने आफ्टर ऑल सम अप किया हुआ है कि ये 3 फिगर से आप समझ सकते हो। ये है मेटल यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सॉरी, हाँ सेमीकंडक्टर नहीं सॉरी, ये एलॉयस है और ये सेमीकंडक्टर है। तो आपको पता है कि यहाँ क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा क्या होगा वो इंक्रीज होती है, स्लाइटली इंक्रीमेंट है बच्चों। और यहाँ क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, ये याद रख लेना, यदि आगे के टॉपिक में ज्यादा डिटेल्स में ना समझ रहा तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये वीडियो लेक्चर्स में यूट्यूब में अपलोड करूंगा, बाद में आप वो जो टॉपिक है वापस घुमा के देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बोलो कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को है, किसी को कोई डाउट्स? तो मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जनरली आपको पता है कि एलॉयस के अंदर क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुए और रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हुआ डिक्रीज हुआ। ये दोनों की इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है उसकी कोई भी इफेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर होती नहीं, इसलिए स्लाइटली वो थोड़ा इंक्रीज होता है, बाकी कोई चेंजेस होता नहीं है। ये जो ग्राफ है वो सब कुछ शो कर रहा है, कंडक्टर में जो चेंजेस होगा वो, एलॉयस में जो चेंजेस होगा वो, और सेमीकंडक्टर में जो चेंजेस होता है उसका इफेक्ट। ओके, तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से। मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड बी सेफ। ओके बाय, टेक केयर।